हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा's कंटेंट हब। मैं हूं मनीषा और आज मैं सिखाने जा रही हूँ एथिकल हैकिंग। आज हम देखेंगे कि वो होता क्या है और उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो एथिकल हैकिंग। अभी पहले हम देखेंगे कि ये एथिकल हैकिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। ओके, सो एथिकल हैकिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द वनरेबिलिटीज इन एन एप्लीकेशन सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन दैट एन अटैकर कैन यूज टू एक्सप्लॉर द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। अभी एथिकल हैकिंग एक प्रोसेस है जिसपे हम लोग वनरेबिलिटीज़ का मतलब वीकनेस है। वीकनेस को हम लोग डिटेक्ट करते हैं किसी भी एप्लीकेशन या सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन को जो अटैकर एक्सप्लॉइट करता है कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को। सो they use this process to prevent cyber attacks and security breaches by lawfully hacking the system and looking for weak points. So ये जो ethical hacking है, ये जो process है, ये क्या करता है, ये साइबर अटैक्स एंड सिक्योरिटी ब्रीचेस ना हो इसलिए ये लॉफुली हैक करता है सिस्टम को, देखने के लिए कि इसका कोई वीक पॉइंट्स है क्या। इसलिए एथिकल हैकिंग बोला जाता है क्योंकि इसमें लॉफुली हैकिंग किया जाता है कोई भी सिस्टम या एप्लीकेशन को देखने के लिए कि उसमें कोई वीक पॉइंट्स है या नहीं। इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। रिस्क is a probability or likelihood of the occurrence or realization of the threat. ये रिस्क क्या होता है कि रिस्क एक संभावना है कि कुछ तो लाइक फील होता है कि कुछ तो लॉस हो सकता है, कुछ तो थ्रेट है। थ्रेट यानी क्या, कोई भी एजेंट या कोई भी सिचुएशन जहाँ हमें फील हो कि कुछ तो लॉस हो रहा है या हार्म हो रहा है हमारे एसेट को, उसे कहते हैं रिस्क। सो देयर आर थ्री बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रिस्क: एसेट्स, थ्रेट्स एंड वनरेबिलिटीज़। ये तीनों हम बाद में डीपली देखेंगे। ओके, सो टू डील विद रिस्क the US federal government has adopted a risk management framework RMF। तो ये रिस्क को डील करने के लिए द यूएस गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को अडेप्ट किया है। The RMF process is based on the key concepts of mission and risk-based cost-effective and enterprise information security system। तो ये RMF यानी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो प्रोसेस है वो किस पे बेस्ड है कि process of mission and risk-based cost-effective and enterprise information system security. So NIST Special Publication 837 Guide for Applying the Risk Management Framework to Federal Information System transforms the traditional C&A process into the 6-step risk management framework। ये जो NIST स्पेशल पब्लिकेशन जो है ये गाइड फॉर अप्लाइंग द रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क टू फेडरल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया है। अभी एक 6 स्टेप का रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाया गया है। Let's look at the various components that are associated with risk, which includes assets, threats and vulnerabilities। जैसे मैंने कहा था कि ये assets, threats और vulnerabilities के बारे में हम आगे देखेंगे। अभी हम देखते हैं what is an asset। An asset is an item of economic value owned by an individual or a corporation। Asset क्या है? Asset एक कोई भी वस्तु है जिसे हमने लिया हुआ है पैसे दे के, मतलब हमने यानी इंडिविजुअल ने या फिर कॉर्पोरेशन ने, उन्होंने ओन किया है। वो ओन किया है इन द सेंस क्या है कि उन्होंने लिया है, खरीदा है पैसे दे के। एसेट कैन बी रियल सच एज राउटर्स, सर्वर्स, हार्ड ड्राइव्स एंड लैपटॉप्स। और assets can be virtual such as formulas, databases, spreadsheets, trade secrets and processing time। asset दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो रियल हो सकते हैं यानी कि कोई वस्तु हो सकता है वो, जैसे कि राउटर्स, सर्वर्स, हार्ड ड्राइव्स और लैपटॉप्स। या फिर असेट एक वर्चुअल हो सकते हैं। वर्चुअल यानी क्या कि मतलब एक कोई भी एक फॉर्मूला हो सकता है या फिर कोई डेटाबेस हो सकता है या फिर कोई स्प्रेडशीट हो सकता है ऐसे। फिर जैसे हमने असेट के बारे में देखा, अगर इफ़ द असेट इज़ लॉस्ट, डैमेज्ड और कॉम्प्रोमाइज्ड देयर कैन बी एन इकोनॉमिक कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एसेट गुम गया, कुछ डैमेज हो गया, तो वो क्या हो सकता है, वो इकोनॉमिक कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को मतलब एक लॉस हो सकता है, पैसे का लॉस हो सकता है। An asset is an item of economic value
ओन्ड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल। तो हमने पहले देख लिया कि एसेट का एक डेफिनेशन है कि वो क्या है। हमने देखा ही था कि एसेट एक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल ने पैसे देके लिया हुआ है। Identification of assets within the risk analysis world is the first and most important step. मतलब asset को पहचानना बहुत ज़्यादा important है। After all, if you don't know what you have, how can you possibly secure it? अगर हमको पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या है तो हम बचाएंगे किसी को। So assets can be anything from physical devices such as desktop, server, printers, switches and routers to databases and file shares. मतलब हमने पहले ही देखा था कि एसेट दो टाइप्स के हो सकते हैं होता है, यानी मतलब रियल और वर्चुअल। रियल यानी क्या, जो डेस्कटॉप हो सकता है या सर्वर प्रिंटर हो सकता है, या फिर एक वर्चुअल हो सकता है जैसे कि फाइल शेयर्स और डेटाबेसेस। द मेन रीज़न फॉर थ्रेट एग्जिस्ट इज एसेट। एसेट की वजह से ही तो एक थ्रेट होता है। द हैकर्स मेन गोल टू एक्सेस कंपनी एसेट्स। हैकर का एक मेन गोल होता है कि वो कंपनी का कोई एसेट को वो हैक कर ले। Assets can be physical or abstract. Many examples like employee safety, company's reputation, etc. So the security team needs to find that which assets need to be protected from unknown users. Asset क्या है, या तो ये फिजिकल हो सकता है या एब्स्ट्रैक्ट। जैसे कि बहुत से एग्जांपल्स हमने देख ही लिया, जैसे कि अभी एम्प्लॉय सेफ्टी या कंपनीज रेपुटेशन हो सकता है। सो जो सिक्योरिटी टीम होता है उन्हें देखना पड़ेगा कि कौन सा एसेट है जिनको उनको बचा के रखना पड़ेगा। हैकर या अननोन जो यूज़र्स है उनके इसमें से बचा के रखना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी टीम को मतलब देखना पड़ेगा। ओके, सो अभी हमें जो एसेट है उसे पहचानना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स वेयर द डेटा एंटर्स और एग्जिट इन अ एप्लीकेशन दैट प्लेस कॉल्ड एंट्री और एग्जिट पॉइंट। कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन जब एप्लीकेशन के अंदर या बाहर जाता है उसे कहते हैं, उस जो प्लेस को कहते हैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट। when you are finding entry exit points, the following things have been identified and collected. जब आप देखते हो कि कोई एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है तभी आपको ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। पहला है नेम। असाइन अ नेम टू द एंट्री एग्जिट पॉइंट एंड आइडेंटिफाई इट्स रीज़न। पहले तो आपको नाम असाइन करना है और उसका एंट्री एग्जिट पॉइंट का नाम असाइन करना है, फिर उसका रीज़न भी देखना है। फिर आता है हमारा डिस्क्रिप्शन। राइट डिस्क्रिप्शन दैट शोज that what the place entry exit taking point and identify the trust levels that exist that point. फिर आता है एंट्री एग्जिट पॉइंट का जो प्लेस है उसका लिखना है डिस्क्रिप्शन, और ये भी देखना है कि उसे हम कितना मतलब कितना ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। फिर आता है न्यूमेरिकल आईडी। एवरी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट हैव अ न्यूमेरिकल आईडी फॉर क्रॉस रेफरेंसिंग असाइन टू इट विद थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज। फिर आता है न्यूमेरिकल आईडी। हर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट का न्यूमेरिकल आईडी होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि हम बाद में चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई वीकनेसेस या थ्रेट्स नहीं है करके। तो इस तरह हम लोग एसेट को पहचान सकते हैं। ये जो तीन चीज़ें हैं उसको याद रख के। ओके, सो पहले तो हमने देख लिया था कि व्हाट इज़ अ रिस्क, फिर उसके टाइप्स थे। तो पहले टाइप तो हमने देख लिया कि व्हाट इज़ अ एसेट, उसे कैसे पहचानते हैं। फिर सेकंड आता है थ्रेट। अ थ्रेट इज़ एनी एजेंट, सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन दैट कुड कॉज हार्म और लॉस टू एन आईटी एसेट। तो ये थ्रेट क्या हो सकता है कि ये कोई एजेंट हो सकता है या कोई सर्कमस्टेंसेस हो सकता है या कोई सिचुएशन हो सकता है जो हार्म या लॉस कर सकता है। थ्रेट कैन टेक ऑन मैनी फॉर्म्स एंड मे नॉट ऑलवेज बी रेडिली आइडेंटिफाइबल। थ्रेट क्या हो सकता है कि बहुत सारे फॉर्म में हो सकता है, हमें पहचान में ना आए ये भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल probably already think of malicious hackers and viruses had threats, but what about bad weather? अभी हम कैसे सोचते हैं कि बहुत सारे हैकर्स के बारे में, वायरसेस के बारे में हम सोचते हैं ऑलरेडी थ्रेट की जैसा। लेकिन अगर क्या बैड वेदर हो तो, जैसे कि अ हरिकेन, अ टॉर्नेडो, फ्लड और अर्थक्वेक, ये तो बैड वेदर्स है ना। तो cause just as much damage to your assets as a hacker could ever dream of doing. तो ये बैड वेदर की वजह से भी हमारा जो एसेट है वो बहुत मतलब डैमेज हो सकता है, जैसे एक हैकर का ड्रीम हो। Ethical hackers are obviously much more concerned with the virtual threat agent techniques, but security professionals designing an entire program need to be cognizant of as many threats as possible. Ethical hackers का क्या है कि वो लोग virtual threat agent का तो मतलब उन लोग कंसर्न रखता ही है, बट सिक्योरिटी जो डिज़ाइन करते हैं
वो एक एंटायर मतलब उनको एक पता होना चाहिए कि कैसे मतलब जैसे थ्रेट हो सकता है उसे संभाल पाए, ये उनको पता होना चाहिए। A threat is an environment or situation that could lead to a potential breach of security. थ्रेट एक ऐसे एनवायरनमेंट है या सिचुएशन है जो सिक्योरिटी ब्रीचेस को मतलब ये कर सकता है। अच्छा, तो मैं कब से सिक्योरिटी ब्रीच करके बोल रही हूँ, तो ये सिक्योरिटी ब्रीच होता क्या है? अ सिक्योरिटी ब्रीच इज एनी इंसिडेंट दैट रिजल्ट इन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर डेटा, एप्लीकेशन, नेटवर्क्स और डिवाइसेस। इट रिजल्ट्स इन इंफॉर्मेशन बीइंग एक्सेस्ड विद ऑथराइजेशन। तो ये सिक्योरिटी ब्रीच वो होता है कि कोई एक इंसिडेंट होता है जिसमें हैकर क्या करता है, जो डेटा होता है, एप्लीकेशन होता है, जो भी डिवाइसेस होता है, उसे वो हैक कर लेता है, जो कि वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, वो फिर भी उसे हैक कर लेता है। इसीलिए सिक्योरिटी ब्रीच बोलते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन को उन लोग हैक कर लेते हैं इसलिए। A threat sets the stage for risk and is any agent, condition, circumstances that could potentially cause harm, loss or damage or compromise an IT asset or data asset. ये थ्रेट जो है वो एक स्टेज देता है रिस्क को, और ये जो थ्रेट है वो कोई भी एक एजेंट या कंडीशन और सर्कमटेंसेस जो कि हार्म या लॉस करता है आईटी एसेट या डेटा एसेट को। From a security professional's perspective, threats can be characterized as events that can affect the confidentiality, integrity or availability of the organization's asset। मतलब एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल के इसमें देखा जाए तो ये जो थ्रेट है वो क्या करता है कि ये मतलब ये कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन का थ्रेट एसेट है उसको क्या करता है, डैमेज करता है। These threats can result in destruction, disclosure, modification, corruption of data और denial of service। ओके, सो जो थ्रेट क्या करता है, ये सब डिस्ट्रक्शन, डिस्क्लोजर, मॉडिफिकेशन, ये सब को क्या करता है, रिजल्ट करता है, तो इसकी वजह से वो होता है इन अ सेंस। ओके, सो ये डेनियल ऑफ सर्विस क्या है, ये आगे चैप्टर में हम डीपली देखेंगे। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ द टाइप्स ऑफ थ्रेट्स एन ऑर्गेनाइजेशन कैन फेस इंक्लूड द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे कुछ टाइप्स है थ्रेट के जो ऑर्गेनाइजेशन फेस करता है। सो पहला है नेचुरल डिजास्टर्स, वेदर एंड कैटेस्ट्रॉफिक डैमेज। इसका नाम देके पता चल रहा है कि ये क्या है, ये हमारे हाथ से नहीं होता है, ये एक नेचुरल डिजास्टर है। ठीक है, तो फिर आता है कि हेरिकेन सच एज मैथ्यू विच हिट फ्लोरिडा एंड यूएस ईस्ट कोस्ट इन 2016, स्टॉर्म्स, weather outages, fire, flood, earthquakes and other natural events compose an ongoing threat। ये जो थ्रेट है ये हमारे हाथ में नहीं है, ये क्या होता है कि नेचुरल डिज़ास्टर है, जैसे कि फ्लड हो गया, अर्थक्वेक्स हो गए, वेदर आउटेजेस हो गए, हेरिकेन्स हो गए, तो ये जो नेचुरल का जो बैड वेदर है वो है। फिर आता है हैकर अटैक्स, एन इनसाइडर और आउटसाइडर हु इज़ अनऑथराइज्ड एंड पर्पसली अटैक्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस कंपोनेंट सिस्टम और डेटा। ये हैकर अटैक्स जो है ये या तो इनसाइडर है या तो कोई तो बाहर वाला है जो क्या करता है, जो अनऑथराइज्ड डेटा, अनऑथराइज्ड यानी क्या कि हम लोग के लिए वो ऑथराइज नहीं है, फिर भी उस डेटा को वो लोग अटैक करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन का कंपोनेंट सिस्टम या डेटा को वो अटैक करते हैं। ओके, सो अभी आता है साइबर अटैक। अटैकर्स हु टारगेट क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज वाटर प्लांट्स, इलेक्ट्रिक प्लांट्स, गैस प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, गैसोलाइन रिफाइनरीज, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पे साइबर अटैक क्या होता है कि अटैकर जो है ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करता है। तो जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए कि वाटर प्लांट्स हो गया, इलेक्ट्रिक प्लांट्स हो गया, गैस प्लांट्स हो गया। सो स्टक्सनेट is an example of one such tool designed for just such a purpose। ओके, सो अभी आता है वायरसेस एंड मालवेयर, एन एंटायर कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स दैट आर malicious and are designed to damage or destroy a system or data। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है कि जो एक सिस्टम या डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही बनाया गया है, डैमेज करने के लिए ही बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पे दो एग्जांपल है मालवेयर का। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिप्टोवॉल, फिर आता है सेलेटी, फिर आता है डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। Anytime a disclosure of confidential information occurs, it can be a critical threat to an organization if that disclosure causes loss of revenue, cause potential liabilities, or provide a competitive advantage to an adversary।
ओके, सो ये क्या होता है डिस्क्लोजर, यानी कि कोई भी सीक्रेट बाहर आता है या वो कुछ बोलते हैं इसलिए, तो उस टाइम में क्या होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है जो अगर बाहर जाए तो ये लॉस हो सकता है, बहुत लॉस हो सकता है। ओके, सो अभी हम देखते हैं वनरेबिलिटी में। अ वनरेबिलिटी इज़ एनी वीकनेस सच हैज़ a software flaw or logic design that could be exploited by a threat to cause damage to an asset। वनरेबिलिटी क्या है कि एक वीकनेस है, वो कोई भी सॉफ्टवेयर में जो लॉजिक जो डिज़ाइन किया जाता है उस टाइम पे एक वीकनेस होता है जो एक थ्रेट की तरह यूज़ कर सकते ताकि एक असेट डैमेज हो जाए या कुछ उसमें हार्म हो जाए। The goal of penetration testers is to discover these vulnerabilities and attempt to exploit them। तो जो पेनिट्रेशन जो टेस्ट करते हैं उनका गोल ये होता है कि देखना कि इसमें कोई वनरेबिलिटीज़ या कोई वीकनेस है या नहीं, ऐसे। The key thing to remember about vulnerabilities is that their existence does not necessarily equate to a risk। तो ये की थिंग है जो हमें याद रखना चाहिए वनरेबिलिटी के बारे में कि इसका जो एग्जिस्टेंस है वो कुछ मैटर नहीं करता जो इसके जो रिस्क है उसका। For example, given physical access to any computer system, a hacker could easily, successfully hack the device, so the vulnerability exists। However, if your server is locked in an airtight room, buried in an underground silo with multiple guards and physical security measures in place, the probability of it being exploited is reduced to near zero। जब इतना मतलब अभी कैसा है कि इसका जो वीकनेस है तो बहुत इजीली हैक हम कर सकते हैं, हमने जो हैक बहुत इजीली हैक कर सकते हैं। लेकिन अगर इतना सारा मतलब उसको एट रूम में रखा है या फिर अंडरग्राउंड में रखा है, तो इतने सारे मल्टीपल गार्ड्स रखे हुए हैं, तो ये मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उसको मतलब अटैक करने के लिए। Once you know the security in the application, you can then analyze for new vulnerabilities। The search is for vulnerabilities that connect the possible attacks you have identified to the negative reaction you have identified। यानी पहले तो अगर हमको सिक्योरिटी के बारे में अच्छे से पता है, जो एप्लीकेशन की जो सिक्योरिटीज़ के बारे में अच्छे से पता है, तो हमें न्यू जो vulnerabilities जो वीकनेस है उसको ढूंढना पड़ेगा। फिर बाद में हम उसको ढूंढेंगे तो फिर जैसे मतलब हम ऐसे ढूंढना पड़ेगा कि कोई अटैक ना हो उस पर। Okay, so a vulnerability is an extension of a software flaw, logic design, or implementation error that can lead to an unexpected and undesirable event, executing bad or damaging instructions to the system। वनरेबिलिटी क्या है? एक वीकनेस है जिसमें एक सॉफ्टवेयर में कोई फ्लॉ हो सकता है, ये क्या जो लॉजिक किया है डिज़ाइन, इसमें कुछ फ्लॉ हो सकता है, कुछ एरर हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी एक सिस्टम होगा उसमें जो जब भी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कुछ मतलब कुछ डैमेज हो सकता है। A vulnerability is a weakness in a system design, implementation, software or code, or the lack of mechanism। तो वही एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं इन लोग कि क्या है कि वनरेबिलिटी एक वीकनेस है एक सिस्टम में या फिर कोड में या सॉफ्टवेयर में। Okay, so a specific vulnerability might manifest as anything from a weakness in system design to the implementation of an operational procedure। Vulnerabilities might be eliminated or reduced by the correct implementation of safeguards and security countermeasures। So ये जो वीकनेस है इसको रोके कैसे कि हमें कोई सेफगार्ड करना पड़ेगा या फिर सिक्योरिटी का कोई भी मेजर लेना पड़ेगा। सो इस तरह से हम वल्नरेबिलिटी को रोक सकते हैं, रोक तो नहीं सकते लेकिन हाँ मतलब एक हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। Vulnerability and weaknesses are common mainly because there isn't any perfect software or code in existence। मतलब ये जो weakness है, vulnerabilities है, ये क्या है कि ये बहुत common है क्योंकि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या कोड नहीं है जो एकदम सही हो, कुछ ना कुछ तो उसमें होती है कमी। Okay, so vulnerabilities can be found in each of the following applications। Software and applications come with tons of functionality। Applications may be configured for usability rather than for security। Applications may be in need of a patch or update that may or may not be available। Attackers targeting applications have a target-rich environment to examine। Just think of all the applications running on your home or work computer। पहले मतलब वल्नरेबिलिटीज़ कहाँ कहाँ होती है ये यहाँ हम देख रहे हैं। तो पहला है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है? जो कोई भी एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है उसमें बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ होती है।
एप्लीकेशन में भी कॉन्फ़िगर फॉर यूजेबिलिटी रेदर देन फॉर सिक्योरिटी। एप्लीकेशन क्या है कि हमें यूज़ करने के लिए हम ये करते हैं, मतलब उसमें हम लोग उतना ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होता है। एक एप्लीकेशन ये मतलब कोई भी एक ऐप या सॉफ्टवेयर ऐसा तो वो हम लोग यूज़ करते हैं ना, हम उसमें देखते हैं कि कितना सिक्योरिटी है करके। एप्लीकेशन may be in need of a patch or update that may or may not be available। मतलब एप्लीकेशन क्या करते हैं अपन कि उसको अपडेट करते रहते हैं ऐसे। अटैकर्स टारगेटिंग एप्लीकेशन हैव अ टारगेट रिच एनवायरनमेंट टू एग्जामिन। जो अटैकर्स एप्लीकेशन को मतलब टारगेट कर रहे हैं उनके पास क्या है कि एक टारगेट रिच एनवायरनमेंट होता है। जस्ट थिंक ऑफ ऑल द एप्लीकेशन रनिंग ऑन योर होम और वर्क कंप्यूटर। तो अभी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो हम अपने घर पे या काम के उधर यूज़ करते हैं। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ लोडेड इन वर्क स्टेशंस एंड सर्वर्स। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये क्या है, वर्क स्टेशन जो सर्वर्स पे क्या करते हैं, लोड होता है। Attacks can search for vulnerabilities in operating system that have not been patched or updated। मतलब अटैक कहाँ होता है, मतलब वीकनेस कहाँ होता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मतलब अपडेट नहीं होता है ना, उसमें वीकनेसेस हो सकती है ऐसे। फिर आता है misconfiguration। The configuration file and configuration setup for the device or software may be misconfigured or may be deployed in an unsecure state। These might be open ports, vulnerable services, or misconfigured network devices. Just consider wireless networking. Can you detect any wireless device in your neighborhood that have encryption turned off? इसका मतलब ये है कि जो फाइल या सेटअप है वो उस स्टेट में डिप्लॉय किया गया था जिस स्टेट में वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं था, जैसे कि ओपन पोर्ट्स वगैरह। फिर आता है स्ट्रिंग रैप सॉफ्टवेयर। द एप्लीकेशन और एग्जीक्यूटेबल फाइल दैट इज रन ऑन अ वर्कस्टेशन और सर्वर when installed on a device it can have tons of functionality और sample scripts और code available। स्ट्रिंग रैप सॉफ्टवेयर क्या है कि जिसमें बहुत सारे टर्म्स ऑफ क्या है, कोड्स है, उसमें बहुत सारे वर्नाबिलिटीज़ या वीकनेसेस हो सकते हैं। तो ये सब जो है एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें सब क्या है, वर्नाबिलिटीज़ हो सकती है। ओके सो अभी आता है टाइप्स ऑफ वर्नाबिलिटीज़। फर्स्ट वन फिजिकल वर्नाबिलिटीज़, फिर नेचुरल वर्नाबिलिटीज़, फिर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर वर्नाबिलिटीज़, मीडिया वर्नाबिलिटीज़ फॉर एग्जांपल स्टोलन डैमेज्ड डिस्क टेप्स। उसके बाद आता है हेमिनेशन वर्नेबिलिटीज़ ड्यू टू रेडिएशन, फिर कम्युनिकेशन वर्नेबिलिटीज़, फिर ह्यूमन वर्नेबिलिटीज़। सो अभी आते हैं टाइप्स ऑफ अटैक्स। पैसिव अटैक्स। अ पैसिव अटैक attempts to learn or make use of information from the system but does not affect system resources. Passive attacks are in the nature of eavesdropping on or monitoring of transmission. The goal of the component is to obtain information is being transmitted। पैसिव अटैक क्या होता है कि अभी कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको वो उन लोग सुन लेते हैं। ईव्सड्रॉपिंग यानी क्या, कोई भी फ़ोन पे अगर कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है तो उसके बाजू वाला जो दूसरा है वो सुन लेता है सीक्रेटली, इसलिए बोलते हैं ईव्सड्रॉपिंग। तो इस वजह से पैसिव अटैक में क्या होता है कि वो अगर एक दो जन इंफॉर्मेशन शेयर करे तो तीसरा उसको देख लेता है या सुन लेता है, इसको बोलते हैं पैसिव अटैक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, एन इलेक्ट्रॉनिक मेल message or a transferred file may contain sensitive or confidential information. We would like to prevent an opponent from learning the contents of this transmission। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, बॉब, लिली और जॉन। लिली जॉन को कुछ इंफॉर्मेशन भेज रही है थ्रू इंटरनेट और बॉब उसे देख लेता है उस मैसेज को। इस तरह का जो है इसे कहते हैं पैसिव अटैक, जो कि फ़ोन से किया जाता है या मेल से, जो भी ऐसे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं हम लोग, उसे कोई बीच में कोई देख लेता है या सुन लेता है या रीड कर लेता है। ट्रैफिक एनालिसिस। सपोज दैट वी हैड अ वे ऑफ मास्किंग encryption of information so that the attacker, even if captured the message, could not extract any information from the message. The opponent could determine the location and identity of communicating host and could observe the frequency and length of messages being exchanged. This information might be useful in guessing the nature of the communication that was taking places। अभी क्या होता है कि अभी एक वे होता है मास्क करने का इंफॉर्मेशन,
अभी एक अगर दो जन बातें कर रहे हैं, मतलब बातें कर रहे हैं इन द सेंस कैसे कि मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो वो जो अटैकर होता है वो गेस कर लेता है उसका जो मैसेज का पैटर्न देख के कि वो क्या हो सकता है। ऐसे जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिली और जॉन, लिली एक मैसेज सेंड कर रही है जॉन को, बॉब क्या करता है वो ऑब्जर्व करता है पैटर्न को कि मैसेज का पैटर्न क्या है, और वो गेस करने में मतलब ईजी हो जाता है उसको कि क्या मैसेज है करके ऐसे। सो अभी आता है टाइप्स ऑफ अटैक्स में दूसरा वाला, एक्टिव अटैक्स। एन एक्टिव अटैक अटेम्प्ट्स टू अल्टर सिस्टम रिसोर्सेज और इफेक्ट देयर ऑपरेशंस। एक्टिव अटैक इन्वॉल्व्स सम मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटा स्ट्रीम और क्रिएशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब इसमें क्या होता है कि जो एक्टिव अटैक है इसमें अटैकर क्या करता है, कुछ चेंज करने की कोशिश करता है उस जो कोड सिस्टम जो है उसको कुछ तो इफेक्ट, मतलब उसका जो ऑपरेशन है जो कोड है उसको चेंज करने की कोशिश करता है और कुछ या स्टेटमेंट्स फॉल्स स्टेटमेंट डालने की ट्राई करता है। जैसे कि देखो पैसिव अटैक में क्या था कि वो सिर्फ सुनता है, उसको कुछ हार्म नहीं करता, उसका मतलब कुछ चेंज नहीं करता। और एक्टिव अटैक्स में क्या है कि वो चेंज करता है, ऐसे कुछ फॉल्स स्टेटमेंट डालता है ऐसे। सो टाइप्स ऑफ एक्टिव अटैक्स आर एज फॉलोइंग। पहला है मास्करेड। Masquerade attack takes place when one entity pretends to be different entity. A masquerade attack involves one of the other form of active attacks. जैसे कि यहाँ पे देखो वापस वही एग्जांपल लिली और जॉन का। बॉब क्या करता है, ओके ओके, अच्छा अच्छा, देखो अभी लिली जॉन को मैसेज भेज रही है तो बॉब क्या करता है, बॉब ऐसे एक्ट करता है, प्रिटेंड करता है कि वो लिली है और जॉन को कुछ और मैसेज उसमें कुछ चेंजेस करके फॉल्स स्टेटमेंट डाल के सेंड करता है, इसलिए बोलते हैं मास्करेड। मास्करेड में क्या होता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन जो भेजना चाहती है वो स्टेटमेंट, उसे वो फॉल्स स्टेटमेंट बना देता है, कुछ चेंज कर देता है उसमें और वो लिली होके जॉन को सेंड करता है, इसके बोलते हैं मास्करेड अटैक। ओके, तो फिर आता है मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस। It means that some portion of a message is altered or that message is delayed or reordered to reproduce an unauthorized effect. For example, a message meaning allow John to read confidential file X is modified as allow Smith to read confidential file X. मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज क्या है कि एक मैसेज है उसको मतलब उसको चेंज कर मॉडिफाई करते हैं, कुछ और ही उस मैसेज का मीनिंग बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक अनऑथराइज्ड वे में उन लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अभी मैसेज होना क्या चाहिए था कि ऑलो जॉन टू रीड कॉन्फिडेंशियल फाइल एक्स, ये होना चाहिए था, लेकिन मैसेज को चेंज किया गया है, ऑलो स्मिथ टू रीड कॉन्फिडेंशियल फाइल एक्स ऐसे किया गया है। इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस। ओके, उसके बाद है रेपुडिएशन। दिस अटैक इज डन बाय ईदर सेंडर और रिसीवर। The sender or receiver can deny later that he or she has sent or received a message. For example, customer asks his bank to transfer an amount to someone, and later on the sender or customer deny that he had made such a request. This is repudiation. तो मतलब क्या होता है कि यहाँ पे दिस अटैक इज़ डन बाय, मतलब ये जो अटैक है ना वो सेंडर या रिसीवर से किया जाता है। अभी क्या है कि पहले जो सेंडर जो मतलब सेंड करता है या जो रिसीव करता है वो पहले क्या बोलता है कि ना बोलता है कि ये मैसेज मैंने भेजा ऐसा। फिर बाद में वो बोलता है, वापस बोलता है कि ये जो मैंने बोला है ट्रांसफ़र करने का अमाउंट ये मैंने नहीं बोला ऐसा। तो फिर मतलब जो शब्द रेपुडिएशन है इसका मतलब है रिजेक्शन, ना बोलना। फिर आता है रिप्ले। इट इन्वॉल्व्स द पैसिव कैप्चर ऑफ अ मैसेज एंड इट्स सब्सिक्वेंट द ट्रांसमिशन टू प्रोड्यूस एन ऑथोराइज्ड इफेक्ट। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया तो देखो, अभी सेम सिचुएशन, लिली मैसेज भेज रही जॉन को और ये बॉब क्या कर रहा है बीच में, कैप्चर्स द मैसेज एंड रिसेंड इट टू कैन सेंड मल्टीपल टाइम्स। मतलब ये जो बॉब क्या करता है कि मतलब ये वो जो मैसेज है वो कैप्चर करता है और वापस रिसेंड करता है ऐसे। तो ओके, सो उसके बाद है डिनायल ऑफ सर्विस। It prevents normal use of communication facilities. This attack may have a specific target.
For example, an entity may suppress all messages directed to a particular destination. Another form of service denial is the disruption of an entire network, whether by disabling the network or by overloading it by messages so as to degrade the performance. देखो अभी इस एग्जांपल से ही देखते हैं हम लोग। लिली और जॉन का पहले से ही जो था सिचुएशन वही चल रहा है। तो लिली कुछ मैसेज भेजना चाहती है जॉन को, और ये बॉब जो है वो क्या करता है, वो सर्वर को मतलब इतने सारे मतलब फॉल्स रिक्वेस्ट भेज रहा है, या फिर जैसे मतलब जो नेटवर्क है ना उसको बार बार लोड कर रहा है वो। तो फिर इसलिए मतलब वो बार बार कुछ ना कुछ मतलब ये कर रहा है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर मतलब मैसेजेस को और ज़्यादा भेज रहा है। मतलब ऐसा है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाए वैसा कर रहा है वो। तो ऐसा है इसमें सिचुएशन। ओके, सो ये बस यहाँ तक था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में और ज़्यादा आगे देखेंगे हम लोग। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको ये समझा होगा, और इसके आगे जो पार्ट्स आएंगे इसके वो भी देखते रहना, ठीक है। सो लॉट्स ऑफ लव, राधे राधे।